अब हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मोर्चों में विफल रहा है, उसकी विफलता के कारण क्या थे और विफलता कहाँ कहाँ रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी टॉपिक है विफलता वाला, क्योंकि यदि आपने प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने जो बताया था इतिहास में कि लीग ऑफ नेशन रहा, तो वो भी विफल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो जब वो विफल हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी जब स्थापना की गई, तो अब ये देखना बनता है कि ये कहाँ तक अपने उद्देश्यों में, अपने सिद्धांतों में कहाँ तक ये सफल हुआ है, इसको देखना बहुत जरूरी है, ताकि कभी तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति अब न पैदा हो। ओके, तो देख लेते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं। पहला तो शस्त्रीकरण रोकने में विफल, यानी शस्त्र लगातार देशों के बढ़ते जा रहे हैं, लगातार परीक्षण हो रहे हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें लगातार हर देश परीक्षण करते रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तो आप इसको विफल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार आधुनिक हथियारों का निर्माण हो रहा है और उनका परीक्षण भी लगातार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शस्त्रीकरण रोकने में विफल माना जा सकता है। युद्धों को रोकने में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं भारत चीन युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान कई बार युद्ध हुआ है। ठीक है, यानी युद्ध हुआ है और इनको रोक भी नहीं पाया, और यदि रोका भी है, यदि युद्ध बंद भी हुआ तो वो स्थायी हल नहीं दे पाया, तो ये भी इसमें विफलता रही है। सदस्यों के मतभेदों के निराकरण में विफल रहा है, यानी जो इसके सदस्य हैं, जैसे इजराइल की समस्या देख लीजिए, रूस चीन हो गया, कोरिया समस्या देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या है, वो अभी भी उनका स्थायी हल नहीं दे पाया है। जो समस्याएं बनी हुई हैं वो आज भी बनी हुई हैं और पता नहीं कब तक बनी रहेंगी, उनका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सदस्यों के मतभेदों का निराकरण करने में सफल नहीं हुआ। मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में भी इसको सफलता नहीं मिली है। आज भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चाहे शरणार्थियों के साथ समस्या हो, ठीक है, जैसे आप रोहिंग्या की बात करें या श्रीलंका में तमिलों की समस्या की बात करें, तो मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं रोक पाया है। अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान में विफल रहा है, जैसे आप कश्मीर मुद्दे का ही ले सकते हैं एग्जाम्पल। 1947 से मुद्दा पहुंचा है और आज तक वो मुद्दा हल नहीं हो पाया, तो अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान में ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी ये विफल रहा है, यानी जैसे हम पारस्परिक सद्भाव शांति वाला उद्देश्य की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, परस्पर सहयोग की भावना नहीं है, देशों में आपसी मतभेद भी बढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, उनका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। विश्व में अनेक तनाव केंद्रों की मौजूदगी, यानी विश्व में जो शांति का उद्देश्य लेके बना था, तो उसके लिए लगातार खतरा बना हुआ है और वो खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष आज भी विद्यमान है और जम्मू कश्मीर समस्या आज भी बनी हुई है, यानी विश्व में अनेक तनाव केंद्रों की लगातार मौजूदगी और उन तनावों का बढ़ना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसको हल करने में विफल रहा है। परमाणु शक्ति धारक देशों की संख्या में वृद्धि, हर देश लगातार परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ है, लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, तो इनको रोकने में सफल नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अनेक युद्ध हुए और संयुक्त राष्ट्र ने उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध को नहीं रोक पाया है, इसी तरह कोरिया प्रायद्वीप में लगातार तनाव बना ही रहता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो वहां भी तनाव की स्थिति बनी रहती है, उसका भी स्थायी हल नहीं निकला। आतंकवादी संगठनों की लगातार चुनौती मिल रही है और उनका भी कोई स्थायी हल नहीं है। ISI, ठीक है, ISIS दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, लगभग हर देशों में आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ओके, तो इसको भी रोकने में नाकाम रहा है, तो ये भी इसकी आप विफलता बोल सकते हो। आर्थिक क्षेत्र में भी विफलता, यानी ज्यादातर संसाधनों का दुनिया में ज्यादातर एनर्जी का उपयोग कौन करता है? विकसित देश करते हैं, ठीक है, दुनिया की जितनी भी, जब एनर्जी ज्यादा उपयोग वही करते हैं तो जलवायु परिवर्तन के लिए भी ज्यादातर वही जिम्मेदार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये भी विवाद का मुद्दा रहता है, सुलझाने में सफल नहीं हुआ। और आर्थिक क्षेत्र में भी विफल का मतलब विषमता बढ़ रही है, ज्यादा संसाधन विकसित देश यूज कर रहे हैं, ज्यादा तकनीकी, यदि तकनीक बेचने की भी बात करें तो विकासशील देशों को महंगे भी बेचते। तो आप आर्थिक समानता का उद्देश्य लेके बैठे हो, समानता लिए बैठे हो, कैसे लाओगे समानता जब आप कुछ काम नहीं कर रहे?
ठीक है, चाहे वो पर्यावरण स्तर में हो, चाहे संसाधनों के उपयोग के स्तर में हो, या और भी कोई देख लो, लगातार विषमता बढ़ रही है, आर्थिक खाई बढ़ रही है, तो इस क्षेत्र में भी नाकाम रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनको भी कम करने में सफल नहीं हुआ। आज भी लगातार अफ्रीकी देशों की स्थिति या दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति देखो, बहुत बदतर स्थिति है। और जब से कोरोना आया, जब से हाल, और जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उससे ज़्यादा लोग भुखमरी से, और खासकर अफ्रीकी देशों में बहुत बदतर हालत हो चुकी है। तो इस चीज़ में भी ये सफल नहीं हुआ है। शरणार्थियों की समस्या तो आपको मालूम ही है कितनी, हर देश के लिए ये समस्या है लगभग। जैसे भारत में शरणार्थी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तिब्बत से आते हैं लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यानी शरणार्थी समस्या भी एक प्रमुख समस्या है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में। तिब्बत, भारत में चकमा, बांग्लादेशी, वहाँ सीरिया युद्ध लगातार जो चलते रहते हैं, फिलिस्तीनियों का आना, ठीक है। तो इस शरणार्थी समस्या का भी कोई स्थायी हल नहीं दे पाया है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस मोर्चे में भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ को विफल बोल सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हम विफलताएं देख रहे हैं वो एक एक करके हमने देखी। आप इनको एक बार और देखिए, और यदि एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको यही लिखनी है, ठीक है, और आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखेंगे कि जब ये विफलता इतनी सारी है तो इस विफलता के कारण क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने काम में, अपने उद्देश्यों में सफल क्यों नहीं हुआ, उसके कारण क्या है। तो पहला तो इसका विफलता का कारण यही संगठनात्मक, ठीक है, दोष। यानी जो इसकी संरचना है ना, उसी में कमी है, उसी में कमियां हैं। यानी इसने प्रभुत्व सबको समान रूप से नहीं दे रखा है। जैसे इसमें समानता का सिद्धांत लिखा है, लेकिन समानता वास्तव में है नहीं है। सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल सुरक्षा परिषद का लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ सदस्यों को स्थायी सदस्यता दी गई है, उनके पास वीटो का पावर है, वो अपनी मर्जी से अपने हितों की पूर्ति के लिए उस वीटो पावर का उपयोग करते हैं। तो अगली लाइन में मैंने लिखा भी, पहला तो उसकी संरचना या संगठन में दोष है। दूसरा हो गया जो वीटो का अधिकार है, उसके प्रयोग भी कई बार स्वार्थों से भरे होते हैं, ये भी एक इसकी प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करना, जो राष्ट्रीय हित होते हैं सभी सदस्य देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हितों की तुलना में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि पहली वरीयता दी जाती है। यानी कोई विश्व के लेवल की बात न करके अपने राष्ट्रीय स्तर पे हर कोई सदस्य बेहतर करना चाहता है, विश्व की स्थिति कुछ भी बनी रहे। तो संगठन में समस्या है, वीटो अधिकार में समस्या है, राष्ट्रों के द्वारा अपने हितों को ज्यादा महत्व दिया जाना, और अंतरराष्ट्रीयता की जगह राष्ट्रीयता की भावना को अधिक, वही बात है। यानी पहला तो राष्ट्रों के द्वारा क्या है, अपने हितों को सर्वोपरि मानना। दूसरा, जब अपने हितों को सर्वोपरि मानेंगे तो अंतरराष्ट्रीय हितों की अवहेलना अपने आप होगी। यानी वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे उनका नुकसान हो, और वो अपना नुकसान करके अंतरराष्ट्रीय हितों को बढ़ावा नहीं देंगे। इसलिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में भी सहयोग, समन्वय और समझौते नहीं हो पाते। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आतंकवाद। यदि किसी देश में आतंकवाद है तो दूसरा देश उसका साथ इसलिए नहीं देता कि अन्य किसी देश के साथ उसकी बुराई ना हो जाए। तो अंतरराष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए महाशक्तियों में अपेक्षित सहयोग न मिलना, यानी जो महाशक्तियां हैं, जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, जो विकसित देश हैं, वो क्या है, जिस लेवल का सहयोग की जरूरत है उस लेवल का सहयोग वो नहीं करते हैं, और इससे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको प्राप्त करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई निजी धन का स्रोत नहीं है ताकि जरूरतमंद देशों की आर्थिक सहायता कर सके। यदि इनके पास अपने खुद के धन के स्रोत नहीं है, ये सहायता नहीं कर पाएंगे, तो इसका चाहते हुए भी यदि कहीं भुखमरी है, कोई बीमारी है, या अन्य किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ वहन नहीं कर पाता, और बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक विषमता को दूर करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार यदि निजी धन का स्रोत नहीं है, उसी प्रकार इसके पास अपनी कोई स्थायी सेना भी नहीं है। जब स्थायी सेना नहीं है तो प्रभावशाली कार्रवाई करने में भी ये सफल नहीं हो सकते, ठीक है। यानी निजी सेना नहीं है और प्रभावशाली कार्रवाई करने में भी ये सफल नहीं है। निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति का अभाव, यदि कोई निर्णय इन्होंने लिया तो लागू करवाने की शक्ति नहीं इनके पास, की उनको आप ये नहीं कर सकते कि हमने निर्णय लिया तो इसको लागू किया ही जाए, इतनी शक्ति नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसलिए कई बार निर्णय लिए जाते हैं लेकिन उनको लागू नहीं कराया जा सकता।
जब वो निर्णय लागू नहीं कराए जा सकते तो उनके ऐच्छिक परिणाम नहीं मिलते। तो ये भी इसकी एक कमी है और ये भी इसकी एक सफलता का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। घरेलू क्षेत्राधिकार की स्पष्ट व्याख्या ना होना, यानी चार्टर में ये नहीं स्पष्ट किया गया कि घरेलू क्षेत्राधिकार क्या होगा और घरेलू क्षेत्राधिकार को निर्धारित कौन करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के निष्कर्ष आप यही बोल सकते हो विफलता का, कि देशों द्वारा अपने घरेलू मामलों में ज्यादा ध्यान देना, राष्ट्रीय मामलों में ज्यादा ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ध्यान ना देना। ठीक है, जो भी निर्णय लेना अपने हितों को देख कर लेना, ना कि पूरी दुनिया के हितों को देख के लेना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी धन नहीं है, धन के स्रोत नहीं है, अपनी सेना नहीं है, ताकि जरूरत पड़ने में किसी के ऊपर सैन्य कार्यवाही भी नहीं कर सकता। यदि कार्यवाही करना भी है तो उसके लिए अपने सदस्य देशों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता है। वीटो का अधिकार का भी बहुत विरोध होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता को क्या है, सुनिश्चित किया है और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।